आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले भी आज से आप मान के चलिए जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं 10 बजे मैंने अपलोड किया, तो 10 बजे से अगर आप जोड़िए तो लगभग 5 से 6 घंटे पहले यानी 4 से 5 बजे के बीच लखनऊ कोर्ट में एक पेशी होती है। पेशी एक ऐसे इंसान की थी जिसका नाम है संजीव जीवा और इसके ऊपर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो कि बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, उनकी कत्ल का भी मुकदमा चल रहा था। उसमें ये नामजद था, इसका नाम आया था और भी कई मामलों में ये नामजद है। इसके ऊपर कई मर्डर के चार्जेस हैं। कभी इसका संबंध मुख्तार गैंग से था, कभी इसका संबंध मुन्ना बजरंगी, अलग अलग गैंगों से इसका जुड़ाव रहा, अलग अलग क्राइमों में इसका नाम। अच्छा खासा एक दबंग छवि का इंसान था। इंसान भी कहना गलत होगा, हैवान ही था। कई सारे आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज थे। एक तरह से इसकी नाम की तूती बोलती थी। तो जब आज इसकी पेशी हुई तो जाहिर सी बात है सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। एक मामले में इसकी पेशी हुई कोर्ट परिसर में, बाकायदा इसको 2 गार्ड्स के बीच यानी 2 सुरक्षा कर्मियों के बीच ले जाके खड़ा किया गया। दोनों सुरक्षा कर्मी आजू बाजू खड़े हैं, हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। जैसे ही मामले की अब कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन इसी बीच एक वकील अचानक से तेज़ी से उठता है। अब जैसे उठता है तो कोर्ट में वकील का उठना तो किसी को कोई डाउट भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं। फ़ौरन अपने कमर से एक रिवॉल्वर निकालता है और इस संजीव जीवा पे फायर करने लगता है। अब जैसे ही फायर करता है तो पहली गोली संजीव जीवा को लगी। अब गोली चलते ही भगदड़ मच गई। जो कोर्ट परिसर के अंदर लोग हैं वो भी भाग रहे हैं, वकीलों में भी एक तरह से हड़कंप, पुलिस वाले भी अब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी ही देर में ये 6 गोलियाँ चला देता है। इसमें से कुछ गोली संजीव जीवा को लगी, 2 गोली अलग कांस्टेबल्स को लगी जो वहाँ पर खड़े थे, 1 गोली एक बच्ची को लगी और महिला को लगी, और 2 गोली का भी कुछ पता नहीं। अब जैसे ही संजीव जीवा को गोली लगी और रिवॉल्वर की 6 गोलियां ख़त्म, तो शुरुआत में तो हड़कंप मचे, लेकिन कोर्ट था तो कोर्ट में तो वकील और पुलिस वाले सबको पता था कि रिवॉल्वर में 6 ही गोली होती है। तो जैसे ही 6 गोली फायर हो जाती है तो सारे लोग अब इस वकील के ऊपर टूटते हैं, ये कौन था और इसने गोली क्यों मारी। जब इस वकील को पकड़ा जाता है और वकील बाकी जो थे इसको मारने पीटने लगते हैं, साथ ही गाली गलौज करते हैं, तो फिर एक लाइन ये बोलता है और कहता है कि मेरा जो करना है अब कर लो, मैं जिस काम से आया था मेरा काम हो गया। बहरहाल पुलिस की अभी तक इस मामले पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी, लेकिन ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी कोर्ट में मौजूद एक वकील साहब थे। ये बातें मैंने उनके मुंह से सुनी और उनसे बातचीत की मैंने, तो उन्होंने बताया। साथ ही जो नाम निकल के सामने आया इस गोली चलाने वाले का, वो था विजय यादव और ये जौनपुर का रहने वाला है। ये वकील भी नहीं था, बस वकील के बेस में आया था इस संजीव जीवा का कत्ल करने। अब जैसे अतीक अहमद को मारा तो वो जो 3 लोग आए थे तो किसी खास मकसद से ही आए होंगे। तो इस संजीव जीवा को मारने के पीछे इस विजय यादव का क्या मकसद था, क्या पूरी कहानी है, ये तो अभी कुछ दिन बाद ही निकल के सामने आएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश जरूर रही होगी। तो एक बड़ी घटना घटी और शायद मेरी जानकारी में कोर्ट परिसर में ऐसी गोली शायद 2 या 3 बार ही चली हैं। अभी थोड़े टाइम पहले एक महिला के ऊपर भी चली थी। लेकिन इस तरह से कत्ल तो एक जो गोगी का हुआ था जिसे टिल्लू ताजपुरिया ने करवाया था भरी कोर्ट में, दूसरा ये संजीव जीवा का जो एक कुख्यात गैंगस्टर था उसका हुआ। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाएं, यानी आप कुछ क्राइम किए हैं और उस क्राइम को छुपाने के चक्कर में, लीपापोती करने के चक्कर में आप कभी कभार इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्टिंग करने लगते हैं, ओवर चीज़ें करने लगते हैं कि वो सारी चीज़ें ही बाद में आपके खिलाफ सबूत भी बन जाती हैं। और ज़्यादा सतर्क होने की वजह से भी कभी कभार आप फंस जाते हैं और आपका जो भांडा है वो फूट जाता है। और ठीक ऐसी ही मिसाल आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगी। तो अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 31 मई। 31 मई कहें या फिर 1 जून कहें, क्योंकि रात और सुबह का फ़र्क। 1 जून ही अगर मान के चलें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जून साल 2023। और बात है कायदे से अगर कहें तो पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे शांत जगह मानी जाती है, जहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपको रिटायरमेंट लेने के बाद कहीं जाके बसना चाहिए तो जगह पुणे है। पुणे में क्राइम भी बहुत कम होता है, लोग भी बहुत शांत रहते हैं, ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोग वहीं आज जाके बसते भी हैं। तो आज की कहानी इसी पुणे में एक थाना है, सिकरापुर थाना,
और इसी सिकरापुर थाने में एक जगह है अहमदनगर, और इसी में एक गांव है अहमदनगर के पास संसावड़ी। दरअसल 1 जून को इसी संसावड़ी गांव में सुबह सुबह जब लोग उठते हैं और ऐसे निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लाश के पास, यानी एक नाला था, उस नाले के पास से एक बदबू आ रही है। अब जब देखते हैं कि एक अजीब सी बदबू, तो भाग के जाते हैं देखने के लिए। तो जाने के बाद देखते हैं कि एक डेड बॉडी जो है जली हालत में वहाँ पड़ी है। अब उतने शांतिप्रिय जगह पे और गांव में इस तरह से लगभग आप मान के चलिए कि 90 से 95% जली एक डेड बॉडी। अब इस हालत में मिलना और बदबू भी आ रही मांस के जलने की, तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है। फ़ौरन सिकरापुर की जो पुलिस है वो भाग के मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद लाश की कंडीशन देखती है। देखने के बाद पुलिस वाले भी एक तरह से परेशान कि कौन है और इसने क्या ऐसा कर दिया कि कोई इसे इस तरह से जला के यहाँ पे फेंक के चला गया। अब पुलिस वाले उस लाश की फ़ोटो क्लिक करते हैं, साथ ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और आसपास के लोगों से, खासकर उस अहमदनगर इलाके से जितने भी लोग थे, जितने भी पुलिस वालों के कांटेक्ट में थे, सबसे पता करते हैं कि क्या आसपास का कोई ऐसा इंसान है जो हाल फिलहाल में गायब हुआ हो, किसी की गुमशुदगी की कोई कंप्लेन या फिर कोई मिसिंग की कहीं पर्चे वगैरह लगे हों। इसके बाद बॉडी इधर पोस्टमार्टम पे गई। बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा। पुलिस वाले अब कवायद शुरू करते हैं कि आखिर मरने वाला कौन है। आसपास के इलाकों में पुलिस वाले पूछताछ कर ही रहे थे। आसपास के थानों में भी जो मिसिंग कंप्लेंट्स थी उनको खंगाल रहे थे। देखते ही देखते 1-2 दिन बीत गए, लेकिन कहीं से ना कोई सुराग, ना कोई सबूत, ना ही कोई ऐसी गुमशुदगी की कंप्लेन जहां से कुछ पता चल सके। आसपास के लोगों को भी पूछताछ की जाती है कि ये लाश कहाँ की है। अगर आपके जानकारी में कुछ हो कि किसी के घर का कोई गायब हो, वो कंप्लेन ना लिखवा रहा हो, तो आप बताइए। लेकिन आसपास के लोग सीधा सीधा कह देते हैं कि जिस हिसाब से वैसे तो शकल पूरी तरह जल चुकी है, कुछ पहचान संभव नहीं है, लेकिन कदकाठी वगैरह से और डील डौल से कुछ लग नहीं रहा कि ये जो इंसान है ये हम लोग के आसपास का है। क्योंकि मरने के बाद भी और जलने के बाद भी अगर हम किसी को डेली देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से एक पहचान लग जाती है कि इस इंसान को मैंने कहीं देखा है। लेकिन जिस हिसाब से वो इंसान था, उसकी कदकाठी थी, आसपास के लोग सीधा सीधा इनकार कर देते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं। अब इधर लोकल लोगों को कुछ पता नहीं, इधर किसी थाने में कोई कंप्लेन नहीं, कहीं पे कोई ऐसा पर्चा नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई ऐसी पोस्ट नहीं कि फला इंसान गायब हो गया, जो अक्सर आजकल होता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो तैरती रहती हैं। तो जब कहीं से कुछ पता ही नहीं, यानी ना कोई कंप्लेन, ना कोई जानने वाला, ना कोई पहचानने वाला, तो फिर आखिर ये केस सुलझेगा कैसे। पुलिस वाले भी इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कुछ तो ऐसा क्लू मिले, कोई ऐसी जानकारी मिले। लेकिन 1-2-3 दिन बीतने के बाद जब कहीं से कुछ मिला नहीं, ना कोई कंप्लेन, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई पोस्ट, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, लाश की शक्ल से कुछ पहचान संभव नहीं है, लाश के पास से कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं है, तो एक काम किया जा सकता है, ये लाश यहाँ पे पहुँची कैसे, अगर ये पता चल जाए और चीज़ों को हम जीरो इन कर लें, तब जाके ये मामला कहीं ना कहीं सुलझ सकता है। अब जब पुलिस वालों को ये आइडिया आया, तो फिर पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ फिर से शुरू करते हैं कि चलो आप इंसान को नहीं जानते, अलग बात है, लेकिन क्या कोई ऐसा संदिग्ध इंसान या फिर कोई ऐसा सस्पेक्टेड चीज़ आपने देखा हो, कोई ऐसी हरकत किसी की जिसे आपको लगे कि हाँ ये कुछ गलत कर रहा है, कोई ऐसी गाड़ी वगैरह रात में आई हो जिससे ये लाश लेके आई गई हो। फिर जब ये सारी चीज़ें पूछताछ की गई तो काफ़ी देर तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अंत में एक इंसान बोलता है कि हाँ सर, एक गाड़ी थी जो बड़ी तेज़ी से इस डायरेक्शन में आ रही थी। बाकी बहुत डिटेल में नहीं पता कि वो गाड़ी कौन सी थी, लेकिन उसकी स्पीड से लग रहा था कि या तो वो कुछ गलत किया हुआ है या फिर कोई नई उम्र के लड़के हैं ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चली, तो फिर पुलिस वालों को क्या था, जब कोई सबूत ही नहीं है, कोई सुराग ही नहीं है, तो जो भी जानकारी, जो भी क्लू मिल जाए उसी पे जांच पड़ताल करेंगे। इसीलिए अब इस गाड़ी को ही आधार बना के पुलिस वाले छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन जो बताने वाला था उसने बस एक चीज़ बताई कि एक गाड़ी थी, स्पीड ज़्यादा थी। अब वो गाड़ी कौन सी थी वो भी इंसान नहीं पहचान सकता था, गाड़ी का नंबर क्या था वो तो बड़ी दूर की बात है। तो एक गाड़ी ओवर स्पीड करते हुए गई, अब इससे कैसे ढूंढा जाए। तो जब इस बारे में भी कवायद शुरू हुई, तब जाके पुलिस वालों को एक आइडिया आता है। दरअसल उन्हें किसी ने बताया कि इस इलाके में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कुछ घरों में लगे हुए हैं, कुछ दुकानों पे, कुछ सड़कों पे।
तो अगर सीसीटीवी कैमरे को बाकायदा चेक किया जाए और गाड़ी को जीरो इन किया जाए तो हो सकता है कि ये गाड़ी कहाँ से निकली और लास्ट में इसका स्टॉपेज कहाँ है। अगर ये पता चल जाएगा तो फिर हम गाड़ी मालिक तक, अगर ये भी नहीं पता चला तो कम से कम किसी कैमरे में गाड़ी का नंबर कैद हो तो वहाँ से भी मामला आसान। अब जैसे ही सीसीटीवी कैमरे का आइडिया पुलिस वालों को आता है तो फ़ौरन जो पुलिस वाले हैं अब कैमरा खंगालना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कैमरे को चेक किया जाता है, उसमें गाड़ी दिखी लेकिन नंबर नहीं। दूसरे में भी सेम चीज़ है, गाड़ी दिख रही है लेकिन नंबर नहीं। ऐसे ऐसे करके 10-20 कैमरे खंगाले गए, गाड़ी तो दिख रही लेकिन नंबर नहीं। लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा हो रहा कि गाड़ी किस दिशा में जा रही ये पता चल जा रहा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही, कैमरे आगे आगे चेक किया जा रहे हैं। और संजोग से जो चौराहे पे कैमरा लगा हुआ था सर्विलांस वाला, उस कैमरे का रेजुलेशन अच्छा था और लाइटिंग अच्छी थी, तो उस कैमरे से गाड़ी का जो नंबर है वो कैप्चर हो जाता है। अब लगभग मान के चलिए कि इतनी चीज़ें होने में लगभग 232 कैमरे पुलिस वाले खंगाल चुके थे। अब 232 कैमरे खंगालने के बाद फिर पुलिस वाले इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि गाड़ी का जो नंबर है वो पता चल जाता है। अब जैसे ही गाड़ी का नंबर पता चला तो पुलिस वालों को लगा कि चलो ठीक, मामला सॉल्व। फ़ौरन भाग के गाड़ी के मालिक तक पहुंचते हैं, उसको उठाते हैं और कहते हैं कि आपकी गाड़ी है, इस स्पीड में जा रही है और आपकी गाड़ी से एक लाश फेंकी गई है। अब जैसे ही उस इंसान से पूछा जाता है तो इंसान तो साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि मैं तो एक हफ्ते से फला जगह पे जा रहा हूँ, मैं गाड़ी अपनी चला तक नहीं रहा हूँ। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी नहीं चला रहे तो फिर गाड़ी में लाश और गाड़ी यहाँ पे जा रही, ये देखिए कैमरा, ये रहा प्रूफ। अब जब ये बात पुलिस वाले बोलते हैं तब जाके वो आदमी याद करते हुए कहता है कि हाँ सर, मेरी जो गाड़ी है एक हफ्ते से मेरे पास है ही नहीं। दरअसल मेरी गाड़ी मेरा जो बेटा है जॉय वो चला रहा, और एक हफ्ते से शायद वही लेके चला रहा और स्पीड में गाड़ी वही चलाता है। अब इसके बाद जब पिता से पूछताछ की जाती है कि जॉय कहाँ मिलेगा, तो फिर पिता बताता है कि जॉय तो एक कंपनी में इंजीनियर है आईटी का, और उसी कंपनी में जॉब पे गया होगा। अब पुलिस वाले कंपनी का नाम वगैरह नोट करते हैं। पिता पूछता है कि सर हुआ क्या है, मैटर क्या है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जब कंफर्म होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। फ़िलहाल हमें जॉय से पूछताछ करनी है। पिता कहता है कि ठीक है सर, आप जाइए पूछताछ कीजिए, पूरा कॉपरेट करेंगे हम लोग। इसके बाद जो पुलिस वाले थे भाग के उस कंपनी में, लगभग 5 तारीख अब तक हो चुकी थी। कंपनी में जाने के बाद जो जॉय था उसको पुलिस वाले उठाते हैं। उठाने के बाद जब इससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में जॉय कहता है कि साहब गजब बात आप कर रहे हैं, मैं तो यहाँ नौकरी करने आ रहा हूँ और गाड़ी तेज़ चलाने का तो मतलब नहीं है कि अगर मैं गाड़ी तेज़ चला रहा हूँ तो मैं लाश फेंक रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे लाश फेंकते हुए देखा हो या फिर लाश के साथ मुझे देखा हो तो बात अलग की है, अगर सिर्फ गाड़ी तेज़ चलाने से मैं कातिल हो गया तो बात अलग है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो फिर बदहवास कि बात तो लड़का सही बोल रहा, ओवर स्पीडिंग की वजह से हम इसे कातिल तो नहीं ठहरा सकते। इसलिए अब कैमरों की जो पड़ताल है वो फिर से शुरू हो जाती है। यानी अब तक ये देखा जा रहा था कि गाड़ी गई कहाँ, लेकिन अब ये चेक किया जाने लगा कि गाड़ी आई कहाँ से थी। अब कैमरों की पड़ताल फिर से शुरू हुई। कैमरे को बैक करते देखा जा रहा कि फला टाइम पे कहाँ, फला टाइम पे कहाँ। एक एक दुकान के कैमरे को, एक एक जगह के कैमरे को, एक एक घर के कैमरे को खंगालते 12 से 14 घंटे और बीते, और अंत में एक घर के पास ये गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। अब जैसे उस घर पे गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, फ़ौरन उस जगह के बारे में और उस घर के मालिक के बारे में जब पता किया जाने लगा तो जगह जो निकल के सामने आई वो थी बड़गांव सेरी। और इसी बड़गांव सेरी का एक रहने वाला इंसान जिसका नाम था जॉनसन्स लोबो, ये गाड़ी इसी जॉनसन्स लोबो के घर के सामने खड़ी हुई थी। फिर क्या था, जो पुलिस वाले थे इस जॉनसन्स लोबो के घर पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब घर में जब दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि जॉनसन्स लोबो की बेटी है जिसकी उम्र अभी लगभग 15 से 16 साल, और उसकी जो पत्नी है, ये दोनों लोग वहाँ पे मौजूद हैं। अब जैसे ही ये दोनों लोग मिलते हैं तो इनसे फिर पूछताछ की जाती है कि क्या आप जॉय को जानती हैं। ये दोनों लोग कहते हैं कि हाँ जानते हैं। इसके बाद फिर पूछते हैं कि कैसे जानते हैं, तो फिर जो लड़की की माँ है वो बताती है कि मेरी बेटी का दोस्त है, अक्सर घर पे आता रहता है। तो फिर पूछते हैं कि क्या 30-31 में आया था, तो फिर कहते हैं कि हाँ आया था। उसके बाद फिर पूछते हैं कि किसी की लाश वगैरह, तो फिर कहते हैं गजब बात करते हैं। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पूछ रहे हैं, घर वाले सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। अब
पुलिस वाले कहते हैं कि गजब मुसीबत है। एक कार के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, वहाँ से भी अब कुछ नहीं मिल रहा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत इंसान पे शक कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर ही रहे हैं, छानबीन कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात जो आसपास के लोगों को पता चली, और आसपास के लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि लगभग सेम उसी तारीख से, जिस तारीख से लाश मिली है, उसके 2 दिन पहले से ही जो इस घर का मुखिया जॉनसन लोबो वो गायब है। अब जैसे ही ये बात पता चली कि जॉनसन लोबो गायब है, तब पुलिस वालों को लगा कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है। पुलिस वाले फिर से भाग के इस जॉय के पास, और इधर एक टीम इन दोनों माँ बेटी के पास जाती है। जाने के बाद संजोग से देखती भी है कि इस घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले जब पूछताछ करती है कि जॉनसन लोबो कहाँ है, तो माँ और बेटी बताते हैं कि किसी काम से बाहर गए होंगे। तो फिर पुलिस वाले घुमा के पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉनसन लोबो का कत्ल हो चुका, और 1 तारीख को एक लाश मिली है और ऐसा लग रहा है कि ये लाश जॉनसन लोबो की है। तो इस पर माँ बेटी कहती हैं कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे पिता का भी 4 तारीख को यानी कल ही जन्मदिन था। हम लोगों ने बाकायदा जन्मदिन मनाया। उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बाकायदा वो डीपी चेंज करते हैं। आप चाहें, अगर आपको अभी स्टेटस डिलीट नहीं हुआ, चूँकि अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, तो आप चाहें तो उनका स्टेटस देख सकते हैं। उन्होंने अपने बर्थडे का बाकायदा सेलिब्रेशन करते हुए स्टेटस लगाया। जितने भी लोग को विश किया था उन सारे लोगों को मेरे पिता ने थैंक यू बोला, मेरे पति ने थैंक यू बोला। तो फिर 1 तारीख को उनकी लाश कैसे मिल सकती है? अब जैसे ही ये बात परिवार वाले बोलते हैं तो घर वाले फिर हक्के बक्के, माफ़ कीजिएगा पुलिस वाले। अब पुलिस वाले सोच विचार कर ही रहे थे, लेकिन शुरुआत में जब वो घर में एंट्री ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद फिर कहते हैं कि एक काम करते हैं, कैमरे को भी चेक कर लेते हैं और इस घर को और इस जॉय को डाउट से हटा देते हैं, मामला क्लियर, इन दोनों को क्लीन चिट, बाकी फिर दूसरी डायरेक्शन में जांच पड़ताल करेंगे। तो ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए जब पुलिस वाले उस कैमरे को खोलते हैं, यानी 30 और 31 तारीख को, तो जब कैमरा खोला जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ उस कैमरे में थी जिससे ये पूरी जो कहानी थी वो पूरी कहानी बदल जाती है। दरअसल कैमरे में पुलिस वाले देखते हैं कि एक बैग है, यानी पॉलीथीन है। उस पॉलीथीन में कुछ इंसानी लाश जैसी चीज़ है, और वो नाबालिग लड़की और ये बॉयफ्रेंड उसका यानी दोस्त जॉय और उसकी माँ, ये तीनों लोग उस पॉलीथीन को लेते हुए बड़ी मुश्किल से उठा के उस कार की डिग्गी में रख रहे हैं। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले देखते हैं तो फिर कुछ तो बचा नहीं अब इस कहानी में। पुलिस वाले फ़ौरन जॉय से और उस माँ बेटी से जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो काफ़ी देर तक घुमाने के बाद फिर ये दोनों लोग टूटते हैं, तीनों लोग, और टूटने के बाद ऐसी कहानी सुनाते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद शायद इंसानियत भी आज शर्मसार हो जाए। और इस कहानी के हिसाब से जो नाबालिग लड़की थी, जिसका नाम भी मैं आपको नहीं बता सकता उसकी उम्र की वजह से, उस लड़की का इस लड़के से प्रेम संबंध था, यानी इस जॉय से। जॉय पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था। लड़की सोशल मीडिया पे उससे मिलती है। मिलने के बाद दोनों में दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी, आगे बढ़ते हुए प्यार हो गया। अब जब प्यार हुआ तो ये दोनों फिर मिलने जुलने भी लगे, और इसी मिलने जुलने के दौरान और रात को बात करने के दौरान जो माँ थी उसको इस बात की भनक लग जाती है। अब माँ को भनक लगी और इसी दौरान पिता को भी भनक लग गई। अब पिता जब जानता है कि उसकी बेटी किसी से बात करती है तो पिता एकदम नाराज़ हो जाता है और गुस्से में उसकी माँ से कहता है कि तुम्हारी बिटिया देखो क्या गुल खिला रही है, इतनी सी उम्र में ये किसी लड़के से बात कर रही है। लड़के की उम्र इससे 10 साल ज़्यादा है और अभी ये 18 की भी नहीं हो रही, प्रेम प्रसंग कर रही है, मिलने जा रही, मेरी नाक कटवा रही। अब पिता को उम्मीद थी कि माँ ये बात सुनेगी तो अपनी बेटी को समझाएगी, लेकिन इधर जो माँ थी वो तो पति को ही समझाने लगती है। कहती है कि इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा लड़का दोबारा मिलेगा नहीं, अगर बात कर रही है तो करने दो, जैसे ही 18 की हो जाएगी इसकी शादी करवा देंगे। अब पिता जब ये बात सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे कि कैसी माँ है अपने बेटी को एक अच्छे रिश्ते के लिए इस तरह से क्या क्या करवा रही है, मिलने भेज रही है सारी चीज़ें। अब यहीं से पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है। जो पिता था अपनी नाबालिग बच्ची के इस रिश्ते के पूरे खिलाफ था, लेकिन माँ सपोर्ट में थी। और इसी दौरान कई बार ऐसा हुआ कि जब बेटी मिलने जाती और पिता को भनक लगती तो पिता गुस्सा होता और इस बात को लेके आए दिन घर में कलह होती। और ये कलह जब धीरे धीरे आगे बढ़ती रही तो फिर बॉयफ्रेंड और जो गर्लफ्रेंड थी और जो माँ, ये तीनों एक साइड और पिता एक साइड। अब इन तीनों को लग गया कि ये साथ में रहेगा तो डिस्टर्ब ही करेगा और शादी भी नहीं होने देगा, विरोध करेगा। इधर माँ और बेटी को भूत सवार था कि इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा नहीं, इसलिए वे तीनों लोग मिलके प्लान करते हैं कि जो ये जॉनसन है
इसको ही रास्ते से हटा देते हैं। अब रास्ते से हटाने का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि कत्ल कर देते हैं। तो कत्ल करें कैसे? इसीलिए ये सारे लोग बाकायदा लगभग महीनों तक अलग अलग वेब सीरीज़, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग स्टोरी, क्राइम पेट्रोल से लेके अलग अलग चीज़ें देखते रहते हैं, और अंत में 1 महीने तक कत्ल का तरीका सोचने के बाद फाइनली 30 मई को शाम को ही जो बॉयफ्रेंड था जॉय, वो आ जाता है जॉनसन्स लोबो के घर पे। जॉनसन्स लोबो के घर पे आता है, आने के बाद बाकायदा चुपचाप बैठा है। पिता भी आता है, आने के बाद देखता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड सामने। उसका गुस्सा मानो तो अब काटो खून नहीं। गुस्से में वो आगे बढ़ता है, बढ़ने के दौरान फिर झगड़ा शुरू, और इन तीनों का प्लान भी यही था। अब जैसे ही झगड़ा शुरू होता है तो फिर ये तीनों लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, चाकू से उसका गला काट देते हैं। काटने के बाद जो खून है उसको नाली में बहा देते हैं। इतना करने के बाद अब लाश को जाके नाली के पास रखते हैं। खून आराम से बह रहा है, ये तीनों लोग घर में आराम से हैं। रात भर खून रिश्ता रहा, रात भर जो लाश थी घर में पड़ी रही। ये तीनों लोग चुपचाप बैठे हैं, लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अब 30 तारीख को कत्ल हुआ, रात बीत गई। 31 तारीख की सुबह आ गई। सुबह भी ये लोग बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। कुछ देर बैठे रहते हैं, उसके बाद मार्केट जाते हैं। जाने के बाद बड़ी सी पॉलीथीन लाते हैं। पॉलीथीन लाने के बाद फिर रात का इंतज़ार करते हैं। उसी पॉलीथीन में लाश को कैद करते हैं। कैद करके पैक करके डिग्गी में रखते हैं। रखने के बाद फिर ये लोग निकलते हैं। जो जॉय था वो गाड़ी लेके निकलता है। निकलने के बाद फिर वहीं पे अहमदनगर के पास एक नाले के पास इस लाश को लगभग रात के 10-11 बजे फेंकते हैं। फेंकने के बाद पेट्रोल साथ ले गए थे, पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद अब ये सारे लोग वापस आने के बाद फिर जो पत्नी थी यानी जॉनसन्स की पत्नी, अब वो माइंड गेम खेलना शुरू करती है। चूँकि 4 तारीख को बर्थडे था तो 1 तारीख से ही बार बार वो DP चेंज करती, कभी कुछ स्टेटस लगाती, कभी किसी को मैसेज करती। 4 तारीख को सारे लोगों ने बर्थडे विश किया तो 4 तारीख को सबको वो जॉनसन बन के रिप्लाई देती है। देने के बाद फिर बाकायदा स्टोरी भी लगाती है थैंक यू बोलते हुए कि आप लोगों ने जो भी विश किया, आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। उसके बाद एक शख्स जो मर चुका था उसको ज़िंदा रखने की जो उसकी पत्नी है लगातार कोशिश कर रही थी। और कहीं ना कहीं उसकी ये होशियारी, शायद हो सकता है कि अगर कोई अच्छा वकील मिलता तो इस मामले में उस नाबालिग लड़की को और जो ये जॉय था उसको दोषी करार दे के चाहता तो इसको बचा लेता। अगर ये दोनों लोग मिल जाते तो फिर जॉय ही दोषी होता, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। माँ साफ साफ मना कर देती कि मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो मोबाइल से छेड़छाड़ उसने मरने के बाद की, ये शायद जब ये मामला कोर्ट में भी जाएगा तो बड़ा अहम सबूत होगा। और चाहे जितना अच्छा वकील हो, बहुत कम चांसेस हैं कि बच जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बाद जो कल का सवाल था उसको देखते हैं। और कल का मेरा सवाल था कि ब्राज़ील ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और उस देश की एक फुटबॉल टीम भी है, बड़ी फेमस फुटबॉल टीम है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पुर्तगाल। चूँकि साल 1822 में जो ब्राज़ील था वो पुर्तगाल का हिस्सा था, पुर्तगाल की एक सिटी माना जाता था, लेकिन बाद में वहाँ से अलग हुआ और अलग होके एक अलग अपना नाम रजिस्टर करवाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है आरती मंगोलकर जी हैं, पवन कुमार हैं, अतुल रमन जी हैं, यमाई अंसारी जी हैं, डी रोहिल्ला जी हैं, नमिता पटनायक जी हैं, संजय नायक जी हैं और आरती शर्मा और कमल किशोर कुशवाहा जी हैं। इन्होंने बहुत डिटेल में इस सवाल का जवाब दिया। अमन चौहान जी हैं, के ठाकुर जी हैं, जुल्फ़ी हैदर, बाइबा बुल्लर जी हैं, बीबा बुल्लर और महेश कुमार जी हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं, राकेश कोहल जी हैं और लड्डू यादव जी हैं, गगन सोमानी हैं, राजेश सोनी जी हैं और पिंटो जी हैं और अवंती होरो जी हैं और खुबैब खान जी हैं और सोहेल खान जी हैं, हरकिशोर सोनी जी हैं, फैशन पिंटो और मंसूर खान, विजेंद्र सिंह और अर्जुन सकपोटा जी हैं। ये नेपाल से हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। और शायद सनसाइन पोलू जी भी हैं। आप लोग ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, हम सबका भी ज्ञान बढ़ाइए। और ये जो सवाल हैं ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कहीं गूगल से हैं। ये सवाल कुछ KBC से पूछे गए हैं, कुछ IAS के इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं। और इसी बहाने मैं ऐसी वीडियो को भी देख लेता हूँ तो मेरा भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब आते हैं आज के सवाल पे। चूँकि ये जो सवाल था इसका जवाब था पुर्तगाल।
तो पुर्तगाल के एक बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, रोनाल्डो। तो रोनाल्डो ने एक बड़ा ही फेमस बीमा करवाया हुआ है और इस बीमा को लेके बहुत ही चर्चे में वो रहते हैं। तो बीमा क्या है, किस चीज़ का है और कितने का है? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे।